हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय के पीजीटी इकोनॉमिक्स के 2019 पेपर्स का एनालिसिस करने के लिए। और इस क्लास में हम देखेंगे कि हमारे 2019 के इस पेपर में किस स्टैंडर्ड के और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारी तैयारी को सही डायरेक्शन में शुरू करने के लिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना। केवीएस के पेपर हो, एनवीएस के पेपर हो या किसी भी और जो पीजीटी लेवल के हो यानी क्लास 11th और 12th लेवल के, वो सारे पेपर का एनालिसिस आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि लगभग पीजीटी के अंदर सभी क्वेश्चंस इन्हीं एग्जाम्स में से ही मिलाकर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एनवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2019 के फुल पेपर एनालिसिस के लिए। पहला सवाल यहां दिया गया है और सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पर 1985 में तत्कालीन सरकार द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति में जोर नहीं दिया गया। एक्चुअली जो वैश्वीकरण की हम बात करते हैं, निजीकरण और उदारीकरण की, इसका जो पहला फेज, पहला चरण है वो राजीव गांधी की सरकार में 1985 में शुरू किया गया था। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में पूर्णतः इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन हम जानते हैं चाहे सवाल 1985 का हो या 1991 का हो, सवाल में जो बात की गई है वो है नई आर्थिक नीति के बारे में। और हम जानते हैं इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने का काम किया गया था, ना कि कम करने का, यानी प्राइवेट सेक्टर्स की भूमिका को अधिक करना इसका सही आंसर हो जाता। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। परिवर्तनीय अनुपात के नियम का दूसरा चरण क्या कहलाता है? देखिए, एक सवाल है जो प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन में इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, लॉन्ग रन में इसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं। शॉर्ट रन में पहला जो फेज होता है, पहला जो चरण स्टेज होती है वो इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाती है, दूसरी डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, और तीसरे को नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। याद रखना, क्योंकि शॉर्ट रन में यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में कांस्टेंट रिटर्न होता ही नहीं है, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन आपके पास हैं उनमें से बी ऑप्शन जो होगा वो सेकंड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एमपी डिक्रीज कर रहा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1991 की एलपीजी नीति की आलोचना नहीं है? यानी जो 1991 की नीति आई, जिसको हम नई आर्थिक नीति या फिर आर्थिक सुधार कहते हैं, उसकी आलोचना नहीं है। तो याद रखिएगा जैसे कि आर्थिक संप्रभुता को भारतीय कंपनी की नुकसान पहुंचा, ये इसकी आलोचना है। बिल्कुल याद रखने कि उद्योग और सेवाओं की तुलना में कृषि की उपेक्षा की गई, यानी कृषि को बहुत नेग्लेक्ट किया गया, ये भी बात सही है, इसकी आलोचना की है। विदेशी प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, ये भी इसकी आलोचना है। लेकिन हमने भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया, ये आलोचना नहीं है, ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है, पॉजिटिव पॉइंट है इसका, याद रखना। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी मदद से अभावग्रस्तता यानी कि जो स्केयरसिटी, दुर्लभता कहते हैं, यानी संसाधनों की कमी के रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी आर्थिक समस्या की व्याख्या की जाती है एक्चुअल में। यानी हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित हैं और हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो वस्तुओं के उत्पादन में हमें वेरियस कॉम्बिनेशन मिलते हैं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई के, जो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा शो करते हैं, इसलिए पीपीसी कर्व के द्वारा व्याख्या की जाती है। मूल्य नेतृत्व के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन निर्धारण का महत्वपूर्ण गुण है किस बाजार का? ये आप देख रहे, बाजार का सवाल आया, प्रोडक्शन का आया, पीपीसी कर्व का आया, एलपीजी पॉलिसीज पर हमारे सवाल हैं इसके अंदर। तो आपने कहा जो कीमत और उत्पादन का निर्धारण हम लोग करते हैं बेसिकली, और जब बात प्राइस लीडरशिप की होती है, यानी प्राइस जब ग्रुप में डिसाइड होता है, जिसे प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट कहते हैं, इंटरडिपेंडेंसी का कंसेप्ट कहते हैं, याद रखना। ये कंसेप्ट जो होता है वो अल्पाधिकार में होता है बेसिकली, और अल्पाधिकार को हम ओलिगोपोली कहते हैं, मोनोपोली नहीं कहते। तो बेसिक तौर पर ये अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली बाजार की फीचर को लेकर सवाल पूछा गया, दैट इज ओलिगोपोली मार्केट।
क्योंकि बाकी मार्केट में आप जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन भी हो सकता है और इसी को हम प्योर कंपटीशन भी कहते हैं, तो दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं लगभग, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा। WTO के तहत व्यापार वार्ताओं का चौथा दौर कहां आयोजित किया गया? अब ये एक सवाल जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन को लेकर पूछा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी है, इससे पहले इसका नाम गेट हुआ करता था और फिलहाल इसका हेड ऑफिस जेनेवा में स्विट्जरलैंड में 166 कंट्रीज के साथ, और इसके अलग अलग राउंड होते, पहले गेट के राउंड होते थे, जैसे उरुग्वे राउंड गेट का 8वां राउंड था, उसके बाद WTO बना। उसी तरह जो चौथा राउंड था इसका 2001 में शुरू हुआ, जो वो दोहा में हुआ था। दोहा जो कि कतर देश की राजधानी है वहां पर, तो दोहा में हुआ। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने की इच्छा और वास्तव में भुगतान की गई राशि के अंतर को क्या कहलाते हैं? देखो, कोई कितना पे करना चाहता है, यानी एक्सपेक्टेड प्राइस टू बाय क्या है उसका, और एक्चुअल प्राइस टू बाय। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस टू बाय उसका ज्यादा था और उसको कम में मिल गया, तो ये जनरली कंज्यूमर सरप्लस है। और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस कम था और उसको ज्यादा पे करना पड़ा एक्चुअल रियल में, तो फिर ये उसका कंज्यूमर लॉस है। लेकिन इस कंसेप्ट को हम कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट कहते हैं। कंज्यूमर लॉस उसी का नेगेटिव वर्जन होता है एक्चुअल में। तो यहां बात कंज्यूमर की हो रही है कि वो कितना पे करना चाहता है और उसने एक्चुअल में कितना पे किया। इसी तरह सवाल है, नियोजित श्रम और आवश्यक श्रम के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी बेसिक तौर पर किसी भी काम को करने के लिए जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और जितने लोग एक्चुअली वर्क कर रहे हैं उसके बीच में, और ये जनरली तौर पर अगर ये ज्यादा है, जैसे कि एग्रीकल्चर पर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ऐसा होता है अगर, तो उस केस में आपको याद रखना है कि सर इस केस में क्या होगा कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये शो करता है छिपी हुई बेरोजगारी को, ये रिप्रेजेंट करता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी जो कि स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखी जाती है। इसी तरह एक सवाल है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, ये बिल्कुल फिक्स्ड स्टैटिक क्वेश्चन है अपने आप में कि इसका उपाध्यक्ष कौन है। तो आज के समय जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बैरी हैं। उस समय के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम राजीव कुमार था। तो इसलिए इस सवाल का जवाब आप लिखो या ना लिखो, लेकिन ये पता है इस सवाल को भी पूछा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पूछ सकता है, CEO को पूछ सकता है, अध्यक्ष को पूछ सकता है, या बाकी के मेंबर्स को पूछ सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जहां तरलता वरीयता वक्र कैसा होता है। देखो, तरलता जाल का जो कंसेप्ट है अपने आप में वो ये कहता है कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो तो इस प्रकार से बनती है, लेकिन जो हमारी मनी डिमांड है वो इस तरह से हो जाती है एक समय के बाद। और इसी कंसेप्ट को यहां से लेकर यहां तक का जो कंसेप्ट है इसी को हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं इसे, क्योंकि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी हो जाती है। और इसमें इसी को हमने लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट दिया है। ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा, इससे कम नहीं हो सकता, और मॉनेटरी पॉलिसी भी यहां फेल हो जाती है, वो वर्क नहीं करती है। अच्छा, 2018 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मानव विकास सूचकांक के जो फैक्टर्स हैं, मानव विकास सूचकांक कौन बनाता है, उसके अंदर जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो, और रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट में। अब मैं एक राउंड फिगर में बात करूं तो जो भी हो, चाहे 2018 हो, चाहे 2024 हो, 2025 हो, या इसके बाद कोई वर्ष हो, चाइना जनरली हमसे आगे रहता है इस मामले में और पाकिस्तान हमसे पीछे रहता है। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो पहले पाकिस्तान, इंडिया, फिर चाइना हो जाएगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले चाइना हो जाएगा, फिर उसके बाद इंडिया, और फिर पाकिस्तान हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मुझे रैंक के हिसाब से उसको आरोही क्रम में लगाना है। तो यहां पर आरोही का मतलब यह होगा कि बेहतर, अब जितनी रैंक कम होगी उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगी, यह बात ध्यान रखना है। रैंक कम होने में बेहतर परफॉर्मेंस है, तो याद रखना पाकिस्तान सबसे खराब स्थिति में है, उसके बाद इंडिया की स्थिति, और उसके बाद चाइना की स्थिति। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, और देखो ये कंपैरिजन अगर NCERT में देखते हो या और क्लास में देखो, तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की कंपैरिजन पर एक चैप्टर भी है हमारा। इससे पता चला कि उसको इंपॉर्टेंटली फोकस करना होगा आपको। फिलिप्स वक्र किसके बीच के संतुलन को दर्शाने का काम करता है? यह महंगाई और बेरोजगारी के बीच के संबंध को बताता है, वो भी
अल्पकाल में, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में इसके बीच कोई संबंध नहीं होता। और इसीलिए याद रखना ये किसके बीच के संबंध को बताता है, तो ये संबंध को बताता रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेज, यानी उसकी मजदूरी कितनी है। बेरोजगारी और महंगाई इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मनी वेज उसकी महंगाई को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और साथ में मनी वेज की बात है। एक किंग डिमांड कर्व, जब हम एक किंग डिमांड कर्व बनाते हैं तो क्या होता है, देखो जनरली जो किंग डिमांड कर्व है वो इस तरीके से होता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर वाले पोर्शन की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है और नीचे वाले पोर्शन की इलास्टिसिटी कम, यानी ऊपर वाला पोर्शन इलास्टिक होता है और नीचे वाला पोर्शन इन इलास्टिक होता है, याद रखना। तो ये जरूरी है आपके पास कि क्या इलास्टिक और क्या आपका इन इलास्टिक होगा। किसी देश पर अगर अतिरिक्त शुल्क जिसका किसी अन्य देश ने निर्धारित सब्सिडी के द्वारा निर्धारित मूल्य घटाया हो उसे कहते हैं। देखो जब हम कोई भी ऐसी टर्म्स की बात करते हैं कि कोई जानबूझकर कोई अपने एक्सपोर्ट को, यानी दूसरे देश के द्वारा जो इंपोर्ट किया जाएगा उसको सस्ता करने का प्रयास करता है, उसके बाजार पर नियंत्रण करने के लिए इस प्रक्रिया को डंपिंग कहते हैं। इसको रोकने के लिए हम जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाते हैं ऐसे देशों पर उसे एंटी डंपिंग या काउंटर वैलिंग ड्यूटी, यानी ऐसी ड्यूटी जो काउंटर करती है, यानी उस प्रभाव को रोकने का काम करती है जो उसने जानबूझ के कीमतों को कम किया था, इसी को हमने काउंटर वैलिंग या एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। कौन सा ग्राफिकल तरीका संपत्ति और आय के वितरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे होते हैं, अगर इसको न्यूमेरिकली कर रहे होते तो गिनी कोएफिशिएंट होता है, गिनी गुणांक कहते हैं। और जब इसी को हम लोग कर रहे होते हैं सर किसके माध्यम से, तो याद रखना ग्राफिकली, तो इसी को लॉरेंज कर्व भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है सबको, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील्स विद, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करती है और माइक्रो किस में डील करती है। तो देखो मेरे भाई याद रखना, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये मैक्रो होता है, याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इनकम के बारे में तो ये भी मैक्रो होता है, ध्यान रखना। जब हम बात जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस, यानी जनरल का मतलब एवरेज से होता है, सामान्य तौर पर सभी से मैक्रो। लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर जो मानते हैं, फैक्टर्स का वेलफेयर, ये जो वेलफेयर माना जाता है सामाजिक कल्याण नहीं है, सामाजिक कल्याण पूरे समाज का कल्याण करने से होता है, ये आर्थिक कल्याण है। और इसको बहुत आराम से याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक वेलफेयर की जो थ्योरी है ये माइक्रो का पार्ट अज्यूम की जाती है, इज कॉल्ड, ये मैक्रो में रिलेट नहीं करती, ये माइक्रो में है। विदेशी व्यापार गुणक को किस नाम से जाना जाता है? देखो हम विदेशों से कितना लेन देन करते हैं, हमारा कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट है विदेशों के साथ, हमारा टोटल जो मल्टीप्लायर है वो बताता है कि भाई हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो याद रखना ये ज्यादातर केसेस में एक्सपोर्ट से जुड़ा होता है, इसे एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर कहते हैं या इसी को हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहते हैं। याद रखना इसको इंपोर्ट के साथ मल्टीप्लायर नहीं बनाते हम, ठीक है। इसमें हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, या जनरली हम इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों टर्म्स में भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। इसे हम एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली वही किसी कंट्री के लिए पॉजिटिव होता है बेसिकली, इसीलिए एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करने के लिए बैंकों को सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है? देखो यहां पर एक बात याद रखना, जो सेलेक्टिव वर्ड आता है ना ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स के लिए आता है, बड़ा जबरदस्त है अपने आप में कि क्वालिटेटिव जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, तो वो इस्तेमाल किया जाता है हमारा। अब देखो यहां पर जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आता है, ये क्वांटिटेटिव है याद रखना। जो रिजर्व रेशो लाइक सीआरआर एसएलआर है ये भी क्वांटिटेटिव है, और जो बैंक रेट की हमने बात की है सर ये भी क्वांटिटेटिव है हमारे पास। जबकि सेलेक्टिव कहते हैं जब मार्जिन यानी से क्वालिटेटिव भी कहा जाता है, इसी को हमने मार्जिन। आवश्यकता क्या होती है बेसिकली, हम जो लोन लेते हैं और जो गारंटी में कोलेट्रल रखते हैं उसका डिफरेंस होता है। लोन और कोलेट्रल के डिफरेंस को जनरली हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, जो सेलेक्टिव में आता है। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान निजी निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए
आरबीआई क्या करता है, यानी महंगाई ज्यादा है, निजी निवेश को प्रतिबंधित करना यानी रोकना है कि बाजार में पैसा ना आए, निवेश ना आए। तो याद रखना, सीआरआर जब बढ़ेगा तो लोग कम लोन लेंगे, कम कारोबार में निवेश करेंगे। लोन महंगा होगा क्योंकि महंगा भी होगा, और बैंक वाले लोन कम दे पाएंगे सीआरआर बढ़ने पर, क्योंकि उन्हें आरबीआई के पास ज्यादा रखना होगा। क्योंकि सीआरआर का मतलब ही है कि जो आरबीआई के पास रखा जाए, तो अगर सीआरआर को रेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो ज्यादा आरबीआई के पास जाएगा, लोन कम देंगे, जिससे कि बाजार में निवेश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कोई भी पाई डायग्राम जो कि एक सर्कुलर डायग्राम होता है, उसमें जो बेसिक तौर पर उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वैल्यूज की, क्योंकि एक सर्कल जो होता है, जो पाई चार्ट आप बनाते हो, टोटल कितना होता है, तो टोटल वो 360 डिग्री का होता है, 360 का होता है, यानी स्टैटिक्स का एक सवाल आप इसे कह सकते हो। एनएसएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, आपको याद रखना, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये अब इसे ऑफिस कहते हैं, ये 1950 में बना है। गरीबी के आंकड़ों की बात होती है, बेरोजगारी के आंकड़ों की बात जो होगी, जो डेटा कलेक्ट कर लाता है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्पेशली, वो 1950 में बनने वाला संगठन। ये बिल्कुल फैक्ट सवाल पूछा गया है, एनएसएसओ करता है, यानी पेपर को हर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है। ये एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट वाले बहुत सारे सवाल हमारे पास होते हैं, लगातार हम इन्हें देखते हैं। यदि कम से कम 1% की स्थिति बेहतर या बदतर हो जाती है, जबकि अन्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, तो कल्याण में वृद्धि या कमी होती है। यानी एक स्टेटमेंट दी गई है कि जब चेंज आता है किसी एक के अंदर, तो उससे आप कहेंगे कि दूसरे की, अन्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, तो भी इंपैक्ट होता है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि एक तो बेहतर हो रहा है या एक खराब हो रहा है हमारा। ये पैरेटो का सिद्धांत, पैरेटो है बेसिकली, अब ये क्योंकि सिद्धांत है, अब ये एक स्टेटमेंट वाली बात है, जो स्टेटमेंट आपको याद करनी है कि किसने क्या कहा है। सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया इंप्रूव द हायर एजुकेशन के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। अब ये, अब कई बार ये पेडागोजी में पूछ लिया जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आप देखते हो उसमें पूछ लिया जाता है, उनके लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए, ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहां एक सवाल है, नेशनल हायर एजुकेशन से रिलेट करता हुआ हायर एजुकेशन कैंपेन, यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया, कैंपेन चलाया गया था, वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके के सवाल भी कई बार पूछ लेता है जो स्कीम वगैरह पर है। जब हम बात करते हैं हैबलर्स के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड की एक थ्योरी है, जिसमें हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की बात करते हैं, हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करते हैं, इसी तरह हम यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड की। लेकिन हम यहां पर अब देखो, जो मानकर चलते हैं देशों के बीच जो कारक हैं वो स्थिर है, इमूवेबल है, यानी हर देश के अपने कारक हैं, वो एक दूसरे के देश में मूव नहीं करते, ये हम मानते हैं कि हाँ। और जो कंप्लीट विद इन कंट्री, अपने देश में तो मोबाइल होंगे, अपने देश में तो मूव करेंगे, विदेश मूव नहीं करेंगे, और दोनों के बीच व्यापार पूरी तरह मुक्त है और कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मानते हैं। लेकिन ये नहीं मानते हम इसमें कि प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। भाई फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर अगर प्राइस होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कहां से आएगी? भाई वेरिएबल कॉस्ट के बराबर मानना होता है, एक बार को एज्यूम करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड रिकवर हो ना हो तो भी काम चलेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बराबर अगर प्राइस नहीं होगा तो फिर लॉस ही लॉस है। फिक्स्ड कॉस्ट तो थोड़ी सी होती है कंपैरेटिवली, किसी एक प्रोडक्ट में वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ये हमने बाजार के कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा। द्वैधाधिकार का एक मॉडल, अच्छा देखो, दो मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट है द्वैधाधिकार के। एक मानता है कि जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, और एक मानता है कि उसका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। अब ये सवाल में जरा ध्यान से देखना क्या चीज कही गई है कि उसका प्रतिद्वंदी उसकी कीमत स्थिर रखेगा। देखो, जब हम कहते हैं ना उसका उत्पादन स्थिर रहेगा, तो वो क्रूनो जिसे पढ़ा जाता है कॉर्नोट मॉडल होता है, लेकिन ये ट्रेंड मॉडल होगा, यहां पर जोसेफ मॉडल होगा बेसिकली, जो कहता है नहीं, दूसरा जो कॉम्पिटिटर डियोपोली में वो अपने प्राइस को स्थिर रखेगा, कीमत को स्थिर रखेगा। ये फर्क है दोनों के अंदर। चीन ने किस वर्ष में आर्थिक सुधार की शुरुआत की थी? अब चीन के अंदर जो आर्थिक सुधार है उनकी शुरुआत जो हुई थी, याद रखिएगा, वो 1978 में हुई थी, और एग्रीकल्चर पॉइंट से हुई थी। जैसे हमारे यहाँ तो सर्विस सेक्टर को हाईलाइट किया गया था, उसको बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट मिला, लेकिन जब चीन की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरुआत करता है,
और 1978 में की गई थी। प्रतिवर्ष 3% की वार्षिक वृद्धि की दर से कीमतें अगर बढ़ती हैं तो उसे क्या कहेंगे? देखो हमारे पास कई सारी स्टेज है इन्फ्लेशन की, जैसे आपने देखा होगा कि सर एक स्टेज होती है, इसे हमने कहा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। जब 0 से लेकर 3% की रेंज में होती है तब हम उसको स्लो या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, मंद मुद्रास्फीति कहते हैं। उससे थोड़ी सी तेज हो जाए तो वो वॉकिंग है, उसके बाद रनिंग, गैलोपिंग और उसके बाद लास्ट में हाइपर हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सुधार उपाय 1991 के नई आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में पेश नहीं किया गया था? यानी 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई उसमें जो सुधार दिए गए उसमें शामिल नहीं किया गया था, वो कौन सा था आपको बताना है। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिक तौर पर सुधारों के बारे में, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब हम सुधारों की बात करते हैं तो उसमें राजकोषीय घाटे में कमी हो जाए इसलिए कोशिश की गई, विदेशी व्यापार उदारीकरण की बात की गई और डेप्रिसिएट किया गया, रुपए को डिवैल्यूएट किया गया, बेसिकली यहां पर अवमूल्यन है। लेकिन ब्याज दरों में कटौती करने का हमारी नई आर्थिक नीति जो आर्थिक सुधार उससे कोई लेना देना नहीं है। ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला नहीं बल्कि ब्याज दरों में परिवर्तन किया गया। इसके डिसाइड करने वाली अथॉरिटी जो पहले आरबीआई थी अब वो इंडिविजुअल बैंक होंगे। बैंकिंग रिफॉर्म्स में बेसिकली इस काम को किया गया। तो कट इन द इंटरेस्ट रेट ऐसा कोई टर्म्स हमें नहीं मिलता है। यहां पर एक और बात है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ कर दी गई है सवाल में और ऑप्शंस कुछ बदल दिए गए हैं। तो ये कहा गया है कि यहां पर ऑप्शंस में मुझे लगता है थोड़ा सा देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर जो यहां पर है तो ये सवाल जो है ना वो हिंदी में गलत हो गया है थोड़ा सा और इंग्लिश में ठीक है भाई। तो हिंदी में नहीं पढ़ना इस सवाल ने, फिलहाल टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं है भाई। देखते हैं दोबारा से क्या कहता है। एन इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू एन इंजेक्शन। जब आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो तो इसे क्या कहा जाता है? देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जब बढ़ाया जाता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करना, इसे पंप प्राइमिंग कहा जाता है। देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है तो ये पंप प्राइमिंग करना कहलाता है और घटाया जा रहा है तो डिक्रीज हो जाता है इससे। और बेसिकली जब हम कोई भी फैसला करते हैं उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है। तो क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट का कंसेप्ट भी आता है, वो अलग कंसेप्ट है याद रखना। लेकिन जब इंक्रीज करेंगे तो उसे पंप प्राइमिंग कहेंगे। जैसे हम इस बात को पढ़ते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी में भी कई बार कीमतों को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सीआरआर, एसएलआर, रेपो घटा दिए जाते हैं, ये पंप प्राइमिंग में ही आता है। ये सवाल है यहां पर एक्चुअल में, निम्नलिखित में कौन सा सुधार उपाय 1991 के नए आर्थिक सुधारों के रूप में पेश नहीं किया गया था? अब आपको पता है मुद्रा का, विदेशी व्यापार, राजकोषीय घाटे, इन सब के बारे में बात की गई, ब्याज दर में कटौती की बात नहीं की गई थी। यह सवाल रियल पेपर में भी 2 बार आ गया था, गलती से हो या किसी भी तरीके से हो। उत्पादन के प्रत्येक चरण में सामग्री प्रतिफल और जो हमारे इनपुट, वेरिएबल ऑफ रिटर्न, और जो हमारे इनपुट्स होते हैं ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसे क्या कहा जाता है? तो बेसिक तौर पर जो भी हमारी वैल्यूज रहती हैं उसे क्या कहते हैं, उस सामग्री को क्या कहा जाता है? तो देखो हर एक चरण में जो हमारा मटेरियल और हमारे इनपुट्स हैं उनकी जो वैल्यूज बदलती है ना, उसे हमने वैल्यू एडिशन का नाम देते हैं ना भाई, कि भाई आपने एक स्टेज में इतना था, फिर दूसरे में इतनी वैल्यू और ऐड हो गई, तीसरे में वैल्यू ऐड हो गई। या तो ना हमने कई बार हम देखते हैं नेशनल इनकम का तरीका भी है वैल्यू एडेड मेथड, हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर पाते हैं ना। तो ये वही वाला कंसेप्ट है, इसको यहां पर मर्ज करके बताना है, मैच करना है एक्चुअल में। जैसे IRDA 1999 में बना है, सेबी इसका इसे 1988 में बना, 92 में कानून है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो 2002 में बना है, और NSC। अब यहां पर जो NSC है ये क्या दिया गया पता नहीं, लेकिन हमें पता है बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो ये हम जानते हैं कि भाई इसकी शुरुआत जो होगी वो 93 हो जाएगी, लेकिन हमें बाकी के ऑप्शन तो एग्जैक्टली आइडिया है कि क्या होने वाले हैं, तो हमने उसके आधार पर लगाया। तो A के साथ जो है वो 3 आना चाहिए, तो 3 है, और C के साथ जो है वो 2 आना चाहिए, तो C के साथ 2 इस वाले ऑप्शन में है, ये ठीक हो जाएगा। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब, लेकिन लागत प्रेरित कहते हैं जब लागत बढ़ जाती है किसी की।
और लागत बढ़ने के कारण अगर प्राइस बढ़े तो क्या होगा? लागत बढ़ने का मतलब है जब इंक्रीज इन वेजेस होंगे, जब किसी के वेजेस इंक्रीज करते हैं तो लागत इंक्रीज होती है बेसिकली, और वेजेस के बढ़ने से प्रॉफिट्स के मार्जिन और टैक्सेस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इंक्रीज इन वेज होगा जो ये लागत प्रेरित होगा। एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत मांग की कीमत लोच क्या होगी? देखो, जब हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात करते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो जो हमारा AR होता है वो ऐसा बनता है और इसी को हमने डिमांड लाइन कहते हैं। और बेसिकली इसकी इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है, इसे इलास्टिक कहते हैं। और इस कर्व को जनरली हम फ्लैटर कर्व कहते हैं। कैसा? फ्लैटर कर्व कहते हैं, एक से ज्यादा होती है। यहां पर एक सवाल दिया गया है जो जनरली तौर पर हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है, जैसे डेविड रिकार्डो की थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की। जैसे हमारे पास यहां पर पॉन्सनर है, ऑहलिन है। अब इन सब की जो थ्योरीज हमारे पास आई हुई हैं, इन सारी थ्योरीज को अगर आप मैच करोगे भाई, तो ये आपको याद रखना है कि जो ऑहलिन है, हेक्सर ऑहलिन फैक्टर एंडोमेंस थ्योरी भी है इनकी। अब यहां पर आपको याद रखना है सी के साथ 2 होना चाहिए, तो सी के साथ 2 यहां पर पॉसिबिलिटी है और यहां पॉसिबिलिटी है, और ए के साथ 1 होना चाहिए, यहां भी पॉसिबिलिटी और वहां भी पॉसिबिलिटी है। यहां तक तो दोनों बातें ठीक हो गई, लेकिन अब इसके बाद आता है कि सी जो बचा हमारे पास वो 2 होना चाहिए। अच्छा, बी के साथ जो है वो इमैनुअल की एक थ्योरी है अनइक्वल एक्सचेंज थ्योरी के नाम से, तो अब इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा बी जो है वो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर हमें जो 2 शुरुआती वर्ड्स बताते उसके अकॉर्डिंग गए तो नहीं बना आंसर। उदासीनता वक्र जब विश्लेषण करते हैं, इंडिफरेंस कर्व का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हमें पता है एक इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम जो बनता है वो यहां बनता है, जहां पर हमने कहा उसका इंडिफरेंस कर्व की जो बजट लाइन है और जो आईसी कर्व है वो हम एक दूसरे को स्पर्श करता है, टेंजेंट करता है, छूता है, टच करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना पर सवाल है। देखो, बिल्कुल फैक्ट और सीधा सवाल है। तो हम जानते हैं आरबीआई एक्ट 1934 में आया, 35 में इसकी स्थापना हुई और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। इस तरीके के सवाल हमसे पूछे गए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। किसी आर्थिक प्रणाली में मुक्त बाजार और सरकार दोनों के कामकाज को क्या कहा जाता है? देखो, जब हम किसी भी आर्थिक प्रणाली की बात करते हैं और उसमें मुक्त बाजार की बात करें, सरकार के दोनों के काम की बात करें, तो जहां मुक्त बाजार हो वो पूंजीवाद है, जहां पर सिर्फ सरकार हो वो समाजवाद, लेकिन जहां दोनों हो जाए वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आय के 3 क्षेत्र चक्रीय प्रवाह में सरकारी व्यय को क्या माना जाएगा? देखो, हमेशा याद रखना जो सरकारी व्यय होता है वो हमारे लिए इंजेक्ट का काम करता है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इंजेक्ट का काम करता है, सेविंग लीकेज का काम करता है। इंपोर्ट और टैक्सेस लीकेज होते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो इंजेक्ट होता है। तो हमेशा सरकारी व्यय इंजेक्शन का काम करेगा, यानी इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करेगा। जब हम नेशनल डिस्पोजेबल या पर्सनल डिस्पोजेबल निकालते हैं, तो डिस्पोजेबल का मतलब है एक व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, और वो जितना भी खर्च कर सकता है वो टैक्स देने के बाद कर सकता है। तो कभी भी जब हम किसी व्यक्ति की इनकम को निकालते हैं तो उसमें टैक्सेस देने के बाद जो बचता है वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम है। तो पर्सनल माइनस टैक्सेस कर दें और जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस और फीस वगैरह, तो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें, इन समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? जब इन समस्याओं के समाधान का जिक्र आता है, क्या, कैसे और किसके लिए करें, तो याद रखना अगर समाजवादी है तो सरकार फैसले लेती है, और पूंजीवादी है तो वहां कीमत नीति सिस्टम जो है, मूल्य प्रणाली। क्योंकि एक्चुअली मूल्य प्रणाली का मतलब है डिमांड और सप्लाई की बात करना, डिमांड और सप्लाई से फैसले होते हैं, उसे हम प्राइस सिस्टम भी कहते हैं। कौन सी विधि सरकार की सार्वजनिक उधार नीति में सहायक है? सरकार जब पब्लिक से उधार लेती है उस नीति में सहायक है। देखो, सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज को बाजार में बेचना और खरीदना जो आरबीआई का काम है, उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, याद रखना। इसमें सरकारी सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, खरीदा जाता है आरबीआई के द्वारा। तो यही है हमारी सार्वजनिक उधार नीति में। यदि एक मांग वक्र एक आयताकार हाइपरबोला है तो यह क्या इंगित करता है? तो याद रखना, अगर कोई भी मांग वक्र है और वो एक आयताकार
हाइपरबोला शेप में आता, इस शेप में आता, याद रखना, तो हम ये कहते हैं उसकी जो इलास्टिसिटी है वो एक होती है, और एक का मतलब उसी को हमने यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि फ्लैटर में मोर देन वन, स्टीपर में लेस देन वन, अगर हॉरिजॉन्टल हो तो इनफाइनाइट, और अगर वर्टिकल हो तो जीरो कहा जाता है। क्या भुगतान संतुलन को सही करने का उपाय नहीं है? जब हम भुगतान संतुलन की बात करें तो भुगतान संतुलन को सही करने के लिए याद रखना हमें डिवैल्यूएशन करना या डायरेक्ट कंट्रोल्स करना, एक्सपेंडिचर्स को रोकने का काम करना, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट जैसा ऐसा कोई शब्द हम नहीं पढ़ते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट के जैसा जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें। बताएं मुझे। चलिए, आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 2018 में शुरू की गई एक स्कीम योजना पर सवाल पूछा 2019 के इस पेपर में, जिसमें हर एक परिवार को 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर दिया जाता है। जो गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार हैं, इसी को हम आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार जब 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे 1969 में, याद रखना 50 करोड़ कैपिटल थी जिन बैंकों के पास, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसको एक्ट के रूप में कन्वर्ट किया गया 70 में, लेकिन 1969 में पहला चरण हुआ। कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर कहां निर्धारित होता है? देखो, कीन्स कहते हैं जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है उस पॉइंट पर वो इफेक्टिव डिमांड कंसेप्ट कहते हैं और उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी रोजगार का स्तर जो होगा वो इफेक्टिव डिमांड के स्तर पर निर्धारित होगा। इस तरीके से कर्व बनाया जाता है, ये एग्रीगेट सप्लाई और ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड होता है। सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरीके से है और ये इफेक्टिव डिमांड और इक्विलिब्रियम है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में एकल विनिमय दर बनाए रखने के लिए और मुद्राओं को विदेशी विनिमय दरों में अंतर को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो हमारे पास विनिमय दर है उसको कभी घटाना पड़ता है, कभी उसको बढ़ाना पड़ता है। यानी जो बैलेंस है, वो जो अप एंड डाउन हो रही है करेंसी की वैल्यूज दूसरे देश की तुलना में, उस अंतर को दूर करना होता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसके लिए यहां एक वर्ड यूज होता है जो यहां पर सही तरीके से नहीं दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का मतलब तो सिर्फ बढ़ाने से होता है और डिवैल्यूएशन का मतलब तो घटाने से है। हेजिंग जो है वो शेयर बाजार का शब्द है, तो इसका मतलब यहां ए ही ऑप्शन हो सकता है, बाकी 3 ऑप्शन की कोई पॉसिबिलिटी संभावना नहीं बनती है। उच्च शक्ति धन को किस प्रकार, देखो हाई पावर्ड मनी है, ये M0 को भी रिप्रेजेंट करता है, इसको हम रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी कहते हैं। और ये बताती कि करेंसी कितनी है देश में लोगों के पास और प्लस जो बैंकों का रिजर्व है वो कितना है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और जो पब्लिक के अलावा कमर्शियल बैंक्स का रिजर्व रखा है, जनरली आरबीआई के पास रखा है जो रिजर्व, ये हाई पावर्ड मनी बनती है। ये स्टैटिक्स का एक सवाल है जिसमें कि पूछा है कि जब आप टाइम सीरीज का एनालिसिस करते हो तो उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड किसे माना जाता है, सबसे सरल विधि किसे माना जाता है। हम स्टैटिक्स की क्लास करेंगे अलग से, ऑब्वियस है, इसे फ्री हैंड मेथड कहा जाता है। याद रखिएगा, फ्री हैंड मेथड कहा गया। मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा, इन्फ्लेशनरी गैप और साथ में डिफ्लेशनरी गैप भी, और ये इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप का जो कंसेप्ट है ना, जेएम कीन्स ने दिया है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के डिफरेंसेस से बनते हैं, ये जेएम कीन्स के हैं। गुणक यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यहां सवाल में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज और इनकम में होने वाला चेंज जो है, हमारी इनकम का चेंज और इन्वेस्टमेंट का चेंज, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई जो होता है हमारा, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको हम 1/1 माइनस एमपीसी करके भी कैलकुलेट करते हैं। निम्न में से क्या 1991 के आर्थिक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव नहीं था? इससे महंगाई में कमी आई, ये सकारात्मक है। इससे उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन मिला, ये बात सही है। क्या गलत है बताना मुझे। जीडीपी बढ़ गई, राजकोषीय घाटा गिर गया, लेकिन उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन मिला, इसको हमने सकारात्मक प्रभाव की श्रेणी में नहीं रखते हैं सर। क्यों? क्योंकि उपभोक्तावाद जो होता है कई बार क्या है ना कि इनइक्वालिटी को जनरेट करता है। उपभोक्तावाद जो है वो हमारे आर्थिक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव माना जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उपभोक्तावाद में सही और गलत दोनों तरीके के कंसेप्ट आ सकते हैं, इसलिए इसको एग्जैक्टली ये कहना कि उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन मिला अच्छी बात है, ये नहीं है भाई।
चीन ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत जब 1978 में की तो किससे की थी? मैंने बताया कृषि पर उसका ज्यादा फोकस था, एग्रीकल्चर पर उसका फोकस था। उस समय कृषि ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 12 दिसंबर 2018 के दिन, यानी कि जब ये सवाल पूछा गया 2019 के इस पेपर में, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास थे। 2016 से थे वो, 2016 में उर्जित पटेल थे, उसके बाद शक्तिकांता दास बने। लेकिन इस सवाल का जवाब आज कुछ भी हो गलत होगा, क्योंकि आज के समय जो आरबीआई के गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन वक्त के साथ अपडेट हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अवेलेबिलिटी की बात करना, अवेलेबल होना और नॉन अवेलेबिलिटी, दोनों बातें जो हैं ये एक थ्योरी का हिस्सा हैं, जिसको यहां पर क्रेविस की थ्योरी कहते हैं। IB क्रेविस की। अब ये याद करना होता है सारा कंसेप्ट कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो ये क्रेविस की थ्योरी है। जब निर्यात और आयात की मांग की लोच निर्यात और आयात की आपूर्ति लोच से अधिक कम होती है, यानी मांग की लोच कम है और पूर्ति की लोच ज्यादा है, तो याद रखना करेंसी को डिवैल्यूएट करने का फायदा खत्म हो जाता है। क्योंकि जो करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है ना, देखो, जब मांग की लोच ज्यादा हो, मतलब जो निर्यात आयात की लोच है, निर्यात आयात की मांग की लोच है, वो ज्यादा होगी तो ज्यादा इंपैक्ट होगा डिवैल्यूएशन का। अगर कम होगी तो डिवैल्यूएशन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो डिवैल्यूएशन जो होता है उसका इफेक्ट नेगेटिव होने लगता है, उसका इंपैक्ट नेगेटिव होने लगता है, क्योंकि यह सप्लाई की तो इलास्टिसिटी ज्यादा हो गई, डिमांड की कम है, जबकि फेवरेबल होने के लिए डिमांड की ज्यादा। और अगर दोनों बराबर कह देता तो कोई इंपैक्ट नहीं होता। कौन सा प्रगतिशील कर के अंतर्गत नहीं आता? देखो, ऐसे टैक्सेस जो आपके, ये प्रगतिशील दो तरीके से, एक तो इनकम के बढ़ने पर टैक्स की रेट बढ़ती हो, जो उसके बारे में कहा गया, और दूसरा उसके बर्डन को देखा जाता है। तो जो एक्साइज, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जनरली हमारे, वो प्रोग्रेसिव नेचर के कभी नहीं होते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो हमेशा हमारे पास वो क्या करते हैं ना, रिग्रेसिव नेचर के बनते चले जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में यदि सभी करों को उनके सीमांत उत्पादों के बराबर चीजें दी जाती हैं और कुल उत्पादों की समाप्ति को क्या कहा जाएगा? तो यहां पर याद रखना, उसके लिए एक सवाल दिया गया, इसको हम बिल्कुल अलग से देखेंगे। सीमांत उत्पादों के बराबर अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो क्या होगा? सरकारी हस्तांतरण भुगतान का क्या उदाहरण है? सरकार की ओर से जो ट्रांसफर किए जाए, सरकार की ओर से जो पेमेंट्स की जाए, सरकार की ओर से जो कुछ दिया जाए, तो याद रखना उसे हम यहां पर कहेंगे कि बेरोजगार व्यक्ति को जैसे कुछ मिल रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो दिया जा रहा है अनएम्प्लॉयड पर्सन को, ये सरकार की ओर से दिया गया ट्रांसफर है, ये हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं हो सकता, इसे हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अब यहां पर बात और आती है, वो ये है कि सर ये पूरा एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं, लगातार करने वाले हैं हम इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आप एक और चीज याद रखिएगा, वो ये कि हमारे पास अभी इंडिविजुअली एक बैच पोस्टर की मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं केवीएस और एनवीएस के लिए, और इसके अलावा लगभग हमारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जो भी इस लेवल के एग्जाम हमारे होते हैं, उन सारे एग्जाम को लेकर, चाहे आप बिहार का TRE-4 देने वाले हो, यूपी का PGT देते हो, DSSS देने वाले हो, स्टेट का हो, स्टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आपके पास एक स्पेशल बैच हम लेकर आए हैं, जिसकी फीस है जस्ट 799 आपके पास 799 रुपए। और इस फीस में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जो कि 1 अप्रैल से हम बैच शुरू करेंगे, और लगभग 3 से 4 महीने हम रेगुलर प्रैक्टिस क्लास करेंगे इस बैच में। और प्रैक्टिस क्लास के अलावा, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, NCERT बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, और थ्योरी की कंटेंट क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहेंगी इसके अंदर, और ये सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाला, याद रखना। तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे किसी भी PGT लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इसमें जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा PGT इकोनॉमिक्स के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।